एक परिवार अपने बच्चे का मुंडन कराने के लिए कार से बालाजी मंदिर की ओर जा रहा होता है और उस कार में एक इंसान होता है, उसकी पत्नी होती है, 1.5 साल का बेटा होता है और उसी कार में उसकी सासू माँ भी होती है। तभी कुछ गुंडे उस कार को घेर लेते हैं और दरवाजा खोलकर दे दनादन चाकुओं की बरसात करने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने उसके पत्नी को जान से मार देते हैं, उसके सासू माँ को जान से मार देते हैं और जब गुंडे उस इंसान पे चाकुओं से वार करते हैं उसका हाथ कट जाता है, लेकिन वो इंसान जैसे तैसे करके वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और जाके गन्ने के खेत में छुप जाता है। उसके आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को जान से मार दिया गया, तितर बितर कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान पुलिस से उस आरोपियों को बचाने के लिए जी जान लगा देता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। राजस्थान के श्री गंगानगर इलाके में एक मध्यम वर्गीय परिवार है। उस परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम है जसवंत। जसवंत गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहा होता है और उसकी मां का तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। वो कानन फानन में हॉस्पिटल लेके जाता है और जब उसकी मां ठीक हो जाती है तो अपने मां के साथ ही घर पे रहने लगता है। उसके सारे रिश्तेदार आए हुए होते हैं, उसे समझाने लगते हैं कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम शादी कर लो, क्योंकि मां की हालात भी काफी ज्यादा अच्छी नहीं है। रिश्तेदारों के सामने वो लड़का हाँ बोल देता है, लेकिन जब एक अगुआ एक लड़की का रिश्ता लेके उसके पास आता है तो बोलता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन काफी जोर जबरदस्ती करने के बाद, काफी उसे समझाने के बाद, जब रिश्तेदार के सभी लोग उसे समझाने लगते हैं कि बेटों को जन्म क्यों दिया जाता है जब मां का तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी तुम शादी नहीं कर रहे हो, तुम अपनी फिक्र और चिंता कर रहे हो, तो तुम्हारे जैसे बेटे का होने से क्या फायदा। वो बोलता है कि ठीक है, आप लोग लड़की ढूंढिए, मैं जरूर शादी करूंगा। वो लड़का शादी के लिए राजी हो जाता है और तभी एक रिश्ता उसके लिए आता है। वो लड़का बोलता है कि जाके मेरे मम्मी पापा से बात कीजिए। वो रिश्तेदार एक रिश्ता लेके आया हुआ होता है, वो अगुआ की भूमिका निभा रहा होता है। वो बोलता है कि चाचा जी काफी अच्छा परिवार है, काफी अच्छा खानदान है, आप चलकर एक बार लड़की को देख लीजिए, काफी अच्छी लड़की भी है। उस लड़के के पिताजी जाकर जब उस लड़की को देखते हैं तो काफी ज्यादा खूबसूरत नहीं होती है, लेकिन उसके पास काफी ज्यादा धन संपत्ति होता है और उस लड़की का कोई भाई भी नहीं होता है। जब अगुआ आकर जसवंत से बातें करता है और जसवंत को बताता है कि देखो अभी तुम्हारी टीचर की जॉब भी नहीं लगी है और ये लड़की काफी ज्यादा धन संपत्ति वाली है, बाप मतारी की अकेली है और उसका कोई भाई भी नहीं है, उसका पूरा धन संपत्ति शादी के बाद तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वो 30 से 40 बीघा जमीन की मालिक है। जसवंत शादी के लिए हाँ बोल देता है और वो लड़की नूरापुर गांव की रहने वाली होती है और उसका नाम होता है राजबाला। जसवंत के हाँ कहने के बाद उसके मम्मी पापा बड़े ही खुशी से, बड़े ही धूमधाम से राजबाला से जसवंत की शादी करा देते हैं। शादी हो जाने के बाद वो राजबाला को थोड़ा सा भी इज्जत नहीं देता है, थोड़ा सा भी सम्मान नहीं देता है, क्योंकि वो शादी से पहले भी राजबाला से प्रेम नहीं करता था और शादी के बाद भी राजबाला को अपने नजदीक नहीं आने देता है, क्योंकि राजबाला दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत नहीं होती है, वो सांवली होती है और जसवंत को राजबाला पसंद ही नहीं आती है और वो पढ़ाई पे फोकस करने लगता है। और पढ़ाई पे फोकस करने के दौरान जसवंत के गवर्नमेंट टीचर में रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद जसवंत के पास पैसों की दिक्कत नहीं होती है, गवर्नमेंट टीचर बन जाता है, लेकिन वो अपने पत्नी से खुश नहीं हो पाता है, अपने पत्नी से नाराज ही रहता है, अपनी पत्नी के नजदीक भी नहीं जाता है। जब वो पत्नी के नजदीक नहीं जाता है तो कुछ बुरी लत पकड़ लेता है। दोस्तों के साथ वो रेड लाइट एरिया में एक बार जाता है और जब रेड लाइट एरिया में वो एक बार चला जाता है तो उसकी वो लत बन जाती है। दोस्त जाए या ना जाए, उसका डेली का काम हो जाता है रेड लाइट एरिया में जाना और अपनी हवस का भूख मिटाकर फिर अपने पत्नी के पास यानी कि अपने घर आ जाना, और घर आ जाने के बावजूद भी वो अपने पत्नी के पास नहीं सोता था। उसकी पत्नी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, रोने लगती है, अपने सासू माँ के पास गिड़गिड़ाने लगती है कि मेरी क्या गलती है, जब शादी नहीं करना था तो पहले बता देना चाहिए था, मैं बदसूरत हूँ, अच्छी नहीं हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे इस गलती की सजा दिया जा रहा है। वो लड़के को काफी ज्यादा जसवंत को उसके परिवार वाले समझाते हैं, रिश्तेदार समझाते हैं और ये बात उसकी सासू माँ को भी पता चल जाता है, यानी कि राजबाला की माँ को भी पता चल जाता है। वो भी आकर समझाती है, तमाम तरह की
बातें उसे समझाती है, वो लड़का समझ जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं इसे प्यार दूंगा, इसे अपना पत्नी समझकर इस परिवार में रखूंगा। वो राजबाला के साथ सोने लगता है, उसे प्यार देने लगता है और राजबाला से एक बेटे का जन्म होता है। जब बेटा हो जाता है तो पूरा परिवार खुश रहने लगता है, राजबाला भी खुश रहने लगती है और जसवंत भी अपने बेटे को पाकर काफी ज्यादा खुश रहने लगता है और लंबे लंबे सपने देखने लगता है, अच्छे अच्छे सपने देखने लगता है कि अपने बेटे को एसपी बनाऊंगा, डीएम बनाऊंगा, पुलिस बनाऊंगा, तमाम तरह की बातें अपने बेटे को लेकर देखने लगता है। लोगों को लगा कि अब ये जसवंत सुधर गया है, अपने पत्नी से प्रेम करने लगा है, लेकिन बेटे के हो जाने के बावजूद भी जसवंत रेड लाइट एरिया को नहीं छोड़ता है और रेड लाइट एरिया में जाकर अपने जिस्म का प्यास, अपनी भूख को मिटाता था। जब ये बात राजबाला को पता चल गया तो राजबाला अपनी माँ को ये बात बता देती है और जसवंत के सासू माँ फिर इसे समझाने लगती है, इसके नंबर पे फोन करने लगती है और इसे काफी समझाने लगती है। और जसवंत को लगा कि अब मेरी सासू माँ मेरे पर्सनल चीजों में इंटरफेयर कर रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तमाम तरह की गलत की प्रवृत्ति उसके दिमाग में आने लगा। समय बीतता गया और उसका बेटा 1.5 साल का हो गया और मुंडन कराने के लिए वो अपने बेटे को बालाजी मंदिर की ओर लेके जा रहा था कार से, और उस कार में उसकी वाइफ होती है, पत्नी होती है और उसका 1.5 साल का बेटा होता है और उसी कार में उसकी सासू माँ भी होती है। तभी कुछ गुंडे उसके कार को घेर लेते हैं, उसकी सासू माँ को मार देते हैं, पत्नी को मार देते हैं और ये जैसे तैसे करके जाके गन्ने के खेत में छुप जाता है। जब गन्ने के खेत में छुप जाता है तो ये फोन करता है अपने दोस्त के पास और बोलता है कि मैं गन्ने के खेत में छुपा हूं और सारी वारदात को बता देता है। ये पुलिस के पास फोन कर देता है, पुलिस वाले गन्ने को खेत को चारों तरफ से घेर लेते हैं तो उसी में से जसवंत निकलता है और उसका हाथ पूरा कटा हुआ था। पुलिस के सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है कि जो मेरे पत्नी के साथ घटना को अंजाम दिया है वो आगे मेरे कार को लेकर फरार हो गया है। पुलिस के साथ वो आगे बढ़ने लगता है, जाके देखता है तो वहीं पे कार खड़ा हुआ होता है। पुलिस वालों को बोलता है कि यही मेरा कार है। पुलिस वाले जब कार का दरवाजा खोलते हैं तो पूरा लहूलुहान पत्नी होती है और इस दुनिया में नहीं होती है। जब कार से आगे जाते हैं कुछ दूरी पे तो उसकी सासू माँ भी लहूलुहान होती है और वो भी इस दुनिया में नहीं होती है और उसका बेटा उसी कार में होता है, चीख चीख कर रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। जसवंत अपने बेटे को सीने से लगा लेता है और पुलिस इस मामले की तहकीकात करने लगती है। जब तहकीकात करती है उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता है, कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता है कि वो कातिल तक पहुंच सके। फिर पुलिस वालों को पता चल जाता है कि जसवंत के पत्नी से इसका अनबन चलता है और वो रेड लाइट एरिया का सहारा लेता है, अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता है। जसवंत के पास पुलिस वाले जाते हैं और बोलते हैं कि जो भी कातिल है, जो भी हत्या किया है तुम्हारे पत्नी का, वो तुम्हारा भी हत्या करना चाहता है, इसीलिए मैं 2 पुलिस तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूं। वो हॉस्पिटल में था क्योंकि उसका हाथ कटा हुआ था। उसके चेहरे पे हल्का मुस्कान आता है। पुलिस को लगा कि इसके चेहरे पे मुस्कान भला कैसे आ सकता है, जिसकी पत्नी चली गई हो, सासू माँ चली गई हो और जिसके जान पे आफत हो, वो भला कैसे हंस सकता है। पुलिस वाले उसे हिरासत में लेके पूछताछ करने लगते हैं लेकिन जसवंत कुछ भी नहीं बताता है, रोने लगता है और बोलता है कि भला कोई अपने पत्नी का हत्या कैसे कर सकता है। पुलिस जब फोर्सफुली पूछने लगती है तो धीरे धीरे जसवंत अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस वालों को बताता है कि शादी हो जाने के बावजूद भी मैंने कभी भी राजबाला से प्यार किया ही नहीं हूं, इसीलिए मैंने रेड लाइट एरिया का सहारा लेना शुरू कर दिया। राजबाला से शादी करने का मेरा मेन मकसद यही था कि जब मैं इसका पति बन जाऊंगा तो इसका सारा संपत्ति का मालिक मैं हो जाऊंगा। और जब ये बात पता चल गया पूरे परिवार में कि मैं रेड लाइट एरिया में जाता हूं तो मुझे लगा कि मेरी बदनामी हो रही है और मेरी पत्नी इस बात को अपनी मां को भी बता दी, यानी कि मेरी सासू मां को, और मेरी सासू मां मेरी पर्सनल चीजों में काफी ज्यादा इंटरफेयर करने लगी। तो मुझे लगा कि अब इस दोनों को रास्ते से हटाना ही होगा, इसीलिए मैं इन दोनों का काम तमाम करने के लिए अपने दोस्त का सहारा लेता हूं जिसका नाम होता है फैजल। और फैजल इस काम को करने के लिए हमसे 2.5 लाख रुपया का डिमांड करता है और मैं उसे 20,000 रुपया देता हूं और बोलता हूं कि काम पूरा हो जाएगा तो मैं 2,30,000 रुपया तुम्हें दे दूंगा।
फैजल अपने दोस्त के पास फोन करता है जिसका नाम होता है हैदर अली। हैदर अली और फैजल दोनों उस गाड़ी को रोकते हैं और फिर इस घटना को अंजाम देते हैं। जब पुलिस के सामने जसवंत अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है तो पुलिस वाले जसवंत को, फैजल अली को और हैदर अली को गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस पूरी वारदात को, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा किसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।